Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ेंगे नेल्सन सेल से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। इससे पहले हमने सोडियम की प्रिपरेशन पढ़ी थी बाय द डाउन सेल और ये इससे पहले वाला टॉपिक था। एनी हाउ हम तकरीबन लास्ट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर के। अगर आपने बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल आज हम ये सीखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डायाफ्राम सेल या नेल्सन सेल से कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नेल्सन सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपने इसको बनाना कैसे है और ये कैसे काम करता है। बहरहाल पहला स्ट्रक्चर, फिर इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बना लीजिए एक लंबा सा एनोड जो कि बना होगा ग्रेफाइट का। ये एक रॉड शेप है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा कर लीजिए। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट स्टाइल के सेल्स देती है बट उनका बेसिक फिनोमिना एंड वर्किंग सेम होती है। बहरहाल ये आपके पास एक लंबा सा रॉड जिसको आप बोलेंगे एनोड। एनोड के बाद हम बनाएंगे कैथोड को। यहाँ पर आपने एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाना है जो कि आपके पास कहलाएगा कैथोड। बहरहाल ये मैं बना रहा हूँ। ये आपके पास परफोरेटेड है, मतलब सुराखदार है। इसके अंदर बारीक बारीक, ये मैं थोड़े मोटे मोटे दिखा रहा हूं लेकिन बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं जिससे आयन पास कर सकते हैं। और ये बना होगा किसका? स्टील का। एनी हाउ यहाँ पर एक बात और भी जानना जरूरी है, वो क्या है? यहाँ पर मौजूद है एक एस्बेस्टॉस का बना हुआ डायाफ्राम, या आप कह लें एक स्ट्रक्चर है जो इसी के साथ साथ चल रहा है और वह भी यू शेप का है। इस डायाफ्राम का क्या काम है ये हम आगे जाके वर्किंग में सीखेंगे। ये आपके पास एनोड हो गया ग्रेफाइट का और स्टील का ब्लू कलर का हो गया कैथोड। इसके बाद आपने एक आउटर जैकेट बनाना है। आउटर जैकेट बनाते हुए यानी समझ लीजिए बिल्कुल बाहर का जो हिस्सा है या जिसके अंदर ये सेल बंद है वो आपने बनाना है। बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का एक आउटर जैकेट दे देंगे या बाहर का हिस्सा बना देंगे और बिल्कुल आखिर से आप इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपने एक पैमाना बनाना है या कह लीजिए एक बीकर नुमा बेसन बनाना है जिसके अंदर आप कोई चीज स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली यह हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको आप कैच बेसिन भी बोल सकते हैं। चाहे तो इसके मुंह को इस तरह से आप बंद कर दें ताकि आपको लगे कि कोई चीज इसके अंदर जा सकती है। आपने यहां से भी एक डोम शेप या कह लीजिए ऊपर की तरफ चलते हुए एक स्ट्रक्चर बनाना है। डोम शेप कह लें या मेहराब नुमा, एक ही बात है। मैं यहाँ एनोड को काफी हद तक हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए कि ये आपके पास एनोड है और कैथोड भी यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अब आपने इसमें कुछ इनलेट्स और आउटलेट्स का इजाफा करना है, यानी कुछ चीजें निकालनी है कुछ चीजें डालनी है। आपने एक तो यहां से आउटलेट रखना है, यहां से क्या निकलेगा ये मैं आपको बता दूंगा। और इसी तरीके से हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ चीज निकालने के लिए या स्टॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी हाउ इस तरह एक आपने यहां पर भी आउटलेट रखना है कोई चीज बाहर निकलने के लिए। और सेम टू सेम इधर से भी ये हो गई थी आपके पास एक इनलेट, आउटलेट, ये भी आउटलेट। इसके अलावा एक और इनलेट बनाना है जो आप यहां पर बनाएंगे। अब बारी आती है इसको लेबल करने की। देखें भाई यहां से हम क्या दाखिल करेंगे, यहां से हम दाखिल करेंगे स्टीम, यानी आप कह लीजिए कि यहां पर पानी को स्टीम बनाकर या डाला जाएगा ताकि अंदर के हिस्से को गर्म रखा जाए। ठीक है, और इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं, वो आपको फंक्शन बता देते हैं। फिर नंबर पे नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि यहां से आप क्या डालेंगे जी, यहां से हम ब्राइन डालेंगे और यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, दैट इज क्लोरीन गैस Cl2। और इधर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ठीक है जी, ये कैसे निकलेगी ये हम फंक्शन में सीख लेंगे जब हम प्रोसेसर्स को पढ़ रहे होंगे। और कैच बेसिन के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा वो रिक्वायर्ड मटेरियल जो हमने बनाना है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से हम देते हैं करंट जो कि कौन सा करंट है, पॉजिटिव, यानी एनोड को चार्ज पॉजिटिव देते हैं, जाहिर सी बात है। और जो आपको यहाँ पर करंट देना होगा वो देना होगा नेगेटिव।
यानी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपका ये सेल काम करेगा। अब कल वाली बात वो क्या, वो ये कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास कुल 3 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर आप आयनाइजेशन करते हैं। सेकंड प्रोसेस वो होता है जिसमें आप लिखते हैं रिएक्शन एट एनोड, यानी एनोड पर क्या रिएक्शन है, और लास्ट में रिएक्शन एट कैथोड, यानी कैथोड पे क्या रिएक्शन है। अब हम जल्दी से इसकी वर्किंग में ये सब चीजें सीख लेते हैं और सारा प्रोसेस भी हमें समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं अब वर्किंग की तरफ। वर्किंग से पहले हमने सीखा था क्या, कंस्ट्रक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी नंबर 1 पॉइंट पर। तो कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट वर्किंग। जैसे मैं बता चुका हूं कि वर्किंग के अंदर आपने क्या करना है, 3 प्रोसेसेस लिखने हैं। पहला प्रोसेस आपके पास वो ये है कि आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन को करने से पहले आपको सीखना होगा कि हमारे पास वो कौन से केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको यहां पर क्या दिखाया गया है, ब्राइन। ब्राइन का क्या मतलब है, ब्राइन का मतलब यह है कि आपके पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, किसका, सोडियम क्लोराइड और वाटर का, या ये कह लीजिए कि ऐसा पानी का सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड की अच्छी खासी मिकदार है। इट इज मोर देन 30%, ठीक है। तो ये भी कंसंट्रेट माना जाता है और इसको हम ब्राइन कहते हैं, या सिंपल सा आप कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो आपने यहां से ब्राइन एंटर करना है। तो ब्राइन में अब आपको 2 किस्म के सॉल्यूशन मिले, कौन कौन से, एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा क्या, वाटर। तो फिर आयनाइजेशन किसकी करेंगे, भाई जाहिर सी बात है इन दोनों की। तो आपने लिखना है NaCl will give you सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। लेकिन जैसे कि अकेला सोडियम क्लोराइड नहीं है, वाटर भी है, तो आपको वाटर को भी आयोनाइज करना चाहिए। आपको ये बात समझा दूं कि जब वाटर आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन देता है। बिल्कुल यही वाटर आपको यहां पर भी नजर आएगा। बाज बुक्स इसको ही असल वो वाटर मानती हैं जो कि रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। लेकिन चाहे पानी कोई भी हो, जो रिएक्शंस हैं वो आपको यहीं पर नजर आएगा। बाद बुक्स में ये स्टीम का जिक्र नहीं होता, लेकिन एक्चुअली नेल्सन सेल में स्टीम का इनलेट होता है जहां से आपको कंटिन्यूसली स्टीम देनी पड़ती है। इवन कि आप यहां पर स्टीम दे भी सकते हैं, ठीक है, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी तरह से ब्राइन दाखिल भी कर सकते हैं और किसी आउटलेट से उसको बाहर भी निकाल सकते हैं अगर एक्सेसिव हो जाए तो। बहरहाल ये एक सिंपल डायग्राम है जो आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। अब आपके पास सेकेंड प्रोसीजर जा रहा है और दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एट एनोड। अब जो एनोड पर रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इसके समझने से पहले आपको पुरानी बात याद करनी होगी। अगर वो याद नहीं भी है तो मैं दोहरा देता हूं कि एनोड में N आता है। N से मुराद निकलना। भाई किसका निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो अब आपने यहां पे लिखना है कि एनोड पर क्या होगी जी, ऑक्सीडेशन, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चलो बाद में, पहले मेरी बात आती है कि एनोड पर वो कौन सा स्पीशी होगा जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो भाई हमारी बात हो चुकी है, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, वो ये कि एनोड पर एनाइंस मूव करते हैं। लेकिन देयर इज अ कंफ्यूजन। व्हाट कंफ्यूजन इज देयर, बिकॉज 2 type of anions are there, chloride ion and OH negative ion. What ion will move towards the anode? It may be chloride ion and OH ion. So there is a competition to move towards anode. Actually, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है, वो OH से ज्यादा है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है, जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं, ज्यादा होती है, वही एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन देता है। तो भाई कंफ्यूजन दूर हो गई, यानी एनोड पर कौन जाएगा, क्लोराइड आयन। तो ये रहा जी आपके पास क्लोराइड आयन। आप अपनी आसानी की खातिर यहां हर जगह पर 2 लिख सकते हैं। इस तरह आपको बाद में बैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको मजीद आगे जाकर देख लेंगे। तो जी क्लोरीन कितने हो गए या क्लोराइड आयन कितने हो गए, 2। अब ये 2 क्या करेंगे,
पहुंचेंगे एनोड पर। वहां पर जाकर एक क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह दो क्लोरीन एटम बन जाएंगे जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं और ये क्लोरीन गैस है और जो गैसेस होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। चूंकि ये अमल एनोड पर हो रहा है यानी इस जगह पर, तो एनोड से गैसेस बाहर निकलेंगी। अब जाहिर सी बात है जब गैसेस बाहर निकलेंगी तो फिर उनके लिए कोई आउटलेट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर लिखा था क्लोरीन, तो क्लोरीन ऊपर चली जाएगी। अच्छा, यहां पर जो हमने ब्राइन भरा था वो आपने एहतियात से याद रखना है कि वो यहां तक भरा हुआ है, यानी ये सारा का सारा क्या है, इट इज कॉल्ड ब्राइन। मैं यहां पर लेबल भी कर देता हूं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। भाई जाहिर सी बात है, पहला रिएक्शन आयनाइजेशन, दूसरा रिएक्शन एट एनोड, तो फिर तीसरा क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड। तो लिख लेते हैं रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या होगा जी, कैथोड पर जाहिर सी बात है उलट अमल होगा ऑक्सीडेशन का, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, जमा होंगे, और वो कौन लेगा, भाई जाहिर सी बात है कैटाइन विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड, बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज देयर इज sodium which is cation and hydrogen which is also cation. Who will move? I have already discussed about that. Iron which has more capacity to absorb electron or more रिडक्शन पोटेंशियल विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में ज्यादा है वो हाइड्रोजन की है, तो इसलिए हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा जी, कैथोड पर, तो हम इसको वहां पर ले जाते हैं। ये रहा आपके पास हाइड्रोजन आयन, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2, तो बेशक आप 2 हाइड्रोजन आयन ले लें, और प्लस वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे एनोड पर, वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे किसको, हाइड्रोजन आयन को, और क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक हाइड्रोजन एटम बनेगा और इसी तरह दूसरा एटम बनेगा और 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे जो कि गैसियस फॉर्म है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस कहां निकल रही है, रिडक्शन होते हुए कैथोड पर। तो ये जो आपके पास ब्लू कलर में है ये कैथोड है, जिसमें से बारीक बारीक सुराखों के जरिए से आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। और जब ये हाइड्रोजन चारों तरफ से निकल सकती है, क्योंकि मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बना के दिया ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, पर हमने उसका एक सेक्शन लिया हुआ है, या आप कह लें मिडल सेक्शन लिया हुआ है ताकि अंदर तक देखा जा सके। तो बहरहाल ये सारी हाइड्रोजन यहां से होती हुई कहां पहुंचेगी, बाहर, और यही मैंने लिखा कि हाइड्रोजन विल लिबरेट है। तो अब तक आपने इतनी सी बात सीखी है कि हमारे पास 4 किस्म के आयन्स थे, जिसमें से क्लोराइड आयन्स और हाइड्रोजन आयन का तो भाई हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। जो बाकी रह गए वो रह गए 2 आयन, एक तो रह गए सोडियम आयन और दूसरे रह गए आपके पास क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन आपस में मिल जाएंगे, तो मैं फिलहाल यहां पर लिख देता हूं। ये हमारे पास रिएक्शन मजमूई तौर पर 4th रिएक्शन है, इसलिए ये फिलहाल हमारी इलेक्ट्रोलिसिस के जो बेसिक पार्ट थे उसको अलग करके लिख रहा हूं, उससे अदा करके लिख रहा हूं, यानी कि 2Na पॉजिटिव एन प्लस 2OH नेगेटिव, दे विल प्रोड्यूस 2NaOH। तो ये था जी सिंपल प्रोसीजर। अगर आप एक और तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं NaCl प्लस H2O, जो हमारे बेसिक रिएक्टेंट्स हैं, तो आप लिख लें, कहाँ लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं NaCl प्लस H2O will give you। अब आपको इन्होंने क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बैलेंस लिख लें, जैसे मैंने हमेशा 2 लिखा है तो आप लिखें 2NaOH, और प्लस क्या खारिज हुआ, हाइड्रोजन, तो आप लिख सकते हैं H2, और प्लस आपके पास क्या है बेटा, Cl2। तो ये थे जी आपके पास ओवरऑल रिएक्शन। अगर देखें हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 to the 4, यहाँ कितने 2 and 2 4 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 etc. तो इन दिस वे यू कैन राइट अ ओवरऑल रिएक्शन ऑफ होल द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज फॉर्म्ड इज कलेक्टेड हियर। सोडियम कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की जानिब,
और OH भी जो कि रिएक्ट नहीं किया था किसी भी तरफ जाकर, तो वो दोनों रिएक्शन करके कहां पर गिरेंगे, यहां पर। ये दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो जी हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन टाइप भी, और इसमें हर चीज हल भी हो गई। लेकिन डिफरेंट बुक्स कुछ रिएक्शंस को डिफरेंट अंदाज में लिखती हैं, और इस तरह हमें बाज़ औक़ात कंफ्यूजन होती है कि ये रिएक्शन आखिरकार कैसे हो रहा होगा। तो हम ऐसा करते हैं, उन रिएक्शंस को भी यहां पर लिखते हैं, और जो रिएक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उनके साथ उनको जोड़ देते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक्स के द्वार से लिखें, अगर आप इंडियन बुक से पढ़ रहे हैं तो फिर आप अपनी बुक से लिखेंगे, तो उसी तरह से ही आपका जो चेक करने वाला होगा उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन बेसिक सेंस मैंने आपको दे दी है, तो आइए देखते हैं कि वो रिएक्शन कैसे होते हैं। कुछ बुक्स ऐसा करती हैं कि वो इस आयनाइजेशन को नहीं करती, ठीक है, यहां पर नहीं करती, बल्कि इसको किसी और तरीके से समझाती हैं। अब आप खुद सोचें कि हमारे इस रिएक्शन में अगर वाटर आयोनाइज नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, और OH Na के साथ कैसे मिलेगा, और मिलने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यही दोनों मसले जो बुक्स लिखती है उनको कैसे हल किया करती हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। वो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड से जो क्लोरीन हासिल हुई थी, वो क्लोरीन जब एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज हो जाती है और क्लोरीन गैस की शक्ल में बाहर खारिज होती है, तो जो सोडियम होता है वो क्या करेगा। सोडियम चूंकि पॉजिटिव आयन रखता है, यानी कैट आयन, तो वो कहां मूव करेगा भाई, वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, यानी सोडियम मूव करेगा कैथोड की तरफ। अब क्या होगा, जब वो कैथोड पर पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद उसको यहां पर स्टीम मिलेगी। स्टीम के दो दिन काम है, एक तो सॉल्यूशन को क्या रखना, वार्म रखना, दूसरा ये जो पोर्स हैं इनको ओपन रखना, तीसरा इसका रिएक्शन भी है यहां पर, यानी सोडियम नीचे आकर यानी कैथोड पर रिएक्शन करेगा किसके साथ, स्टीम के साथ। तो हम वो यहां पर लिख लेते हैं। देखें भाई क्या रिएक्शन होगा, सोडियम विल रिएक्ट विद H2O, और ये वाली बात तो हमने लास्ट चैप्टर्स में ही पढ़ ली थी कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो देखो भाई ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। लो भाई दोनों चीजें इकट्ठी तैयार हो गई। हाइड्रोजन गैस जो बनेगी ये यहां पर कैथोड, चूंकि कैथोड पर स्टीम आ रही है, सोडियम भी आ रहा है, दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, और वो जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ उठकर बाहर निकल जाएगी, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो कैच बेसिन में आ जाएगा। बेशक आप इसको लेबल कर लें बेसिन या कैच बेसिन। अच्छा जी, ये हो गई एक बात। इसके अलावा भी एक और बात है, और वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास जब एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो 2 इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएंगे, जाहिर सी बात है कैथोड पर, ताकि वहां पर रिड्यूस हो सके। तो क्या करते हैं किताब में, वहां पर हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहा है, यहां से। चूंकि ये रिएक्शन तो हम लिख ही नहीं रहे या सपोज ही नहीं कर रहे, तो हमने क्या कर लिया, हाइड्रोजन आयन तुम्हारे पास है नहीं, तो अब आप हाइड्रोजन आयन कैसे लिख पाएंगे, यकीनन नहीं लिख पाएंगे। तो आपको रिडक्शन पर एक और काम करना पड़ेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको देना होगा किसे, यहां पर कैथोड पर आने वाली स्टीम को। यानी आपको जब लिखना होगा रिएक्शन एट कैथोड, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसके साथ बजाय हाइड्रोजन आयन के स्टीम लिखेंगे, यानी वाटर H2O। अब चूंकि मैं हर जगह पर 2H2O लिखता आ रहा हूं, तो आपने यहां पर 2 पानी के मॉलिक्यूल लेने हैं, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरह होगा। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2, यूं लिख लीजिए HOH HOH। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप ऐसा करें, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो आपके पास 2 OH आयन बने हैं वो आप यहां पर लिख लीजिए 2OH नेगेटिव, और प्लस ये जो आपके पास H और H बन गया है, इसको आप क्या करेंगे, H2 बनाकर लिख देंगे।
ले भाई, ये भी इस तरह आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी कहां पर, कैथोड पर, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, OH। और ये जो अब OH बन गया वो आप इस रिएक्शन के थ्रू यानी सोडियम और OH के आपस में मिलाने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। यानी अगर मैं थोड़ा समरी कर दूं तो मैंने असल में रिएक्शन एट कैथोड यानी ये जो रिएक्शन लिखा था, इस रिएक्शन की जगह पर मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ये वाला रिएक्शन लिख दें और इसमें जो बनने लगेगा क्या, OH, उस OH को आप इस रिएक्शन के जरिए से सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर लें। इस तरह आपको हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी। तो मैंने आपको कुछ यहां पर पॉसिबिलिटीज दी हैं। ये बिल्कुल सादा तरीके का रिएक्शन है, इसमें थोड़ा सा चेंज लाया जाए और इस स्टेप को भूल जाया जाए तो भी आप मेटल और वाटर के जरिए से हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार कर सकते हैं। या अगर आप जस्ट एक कैथोड पर रिडक्शन कर रहे हैं तो वाटर की रिडक्शन कर कर इलेक्ट्रॉन्स देकर क्या करेंगे, OH तैयार कर लेंगे जिसके आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट बुक्स लिखती हैं और मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं ताकि आपकी किताब में जिस तरह से ज्यादा करीब तरीन हो वो आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल जो मैंने शुरू में बोला था वो ये था कि डायाफ्राम का भी एक काम है। भाई डायाफ्राम सेल का क्या काम है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसा करें, आप इतना हिस्सा कंसीडर कर लें, इस हिस्से को हम यहां पर निकाल लेते हैं और निकाल कर देखते हैं कि आया के क्या होता है। यानी अब यहां पर एक तो आ गया क्या, ग्रीन पार्ट, ये रहा जो आपके पास क्या है, डायाफ्राम है, और उसके इस साइड पर क्या है जी, इस साइड पर तो कैथोड है और ये परफोरेटेड है। अब डायाफ्राम के उस साइड पर क्या है जी, ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो आपने ऐसा करना है, यहां पे लिखना है कि डायाफ्राम के एक साइड पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, बहुत सारे हैं जितने आप मानना चाहें मान लें। और डायाफ्राम के इस साइड पर, भाई इस साइड पर क्या है, जरा गौर कीजिएगा, इस साइड पर आपके पास दो चीजें हैं, वो दोनों कहां से हासिल हो रहे हैं, स्टीम से। भाई स्टीम क्या है, वाटर। वाटर को अगर आप आयनाइज कर लेते हैं तो आपको हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। बस फर्क ये है कि अगर यहां पर ब्लू कलर में आपको कैथोड दिख रहा है तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैटाइन जाएंगे, सोडियम आयन। बहरहाल ये हमने जाने आने की बात फिलहाल नहीं की है, लेकिन अब समझ में आ गया कि जो डायाफ्राम है वो एक्चुअली डिफरेंट आयंस को एक दूसरे से अलग रखे हुए है। इसके बारे में भी हम चंद बात आगे कर लेते हैं, क्योंकि हम जब डायाफ्राम सेल के साथ काम करते हैं तो देयर आर टू प्रॉब्लम्स व्हिच शुड बी कोप अप। किस तरह से आप उसे कोप करेंगे और वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो जी वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, जो यहां पर पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके पास क्या है, यहां पर क्लोरीन गैस बन रही है। पॉसिबली कि ये जो क्लोरीन गैस यहां पर बन रही है ये रिएक्ट कर ले अंदर मौजूद क्या है, OH आयन से। क्योंकि एक बात याद रखें, अंदर क्या है, अंदर है जी एनोड। एनोड पर कौन मूव करता है, एन आयन। OH क्या है, एन आयन, यानी एन आयन उस एनोड की तरफ जा सकता है जहां पर क्लोरीन गैस बन रही है, और हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाए और रिएक्शन के बाद आपको कुछ नया देखने को मिले, जैसे OCl नेगेटिव हाइपोक्लोराइट आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन और प्लस H2O। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर बन गया तो एक्चुअली अंदर मौजूद सोडियम, देखें सपोज कर लीजिए ये एक MCQ भी है, एक बड़ी क्लास का, या क्या कहते हैं JEE और NEET का भी एक MCQ रहा है वो, या कह लीजिए एक क्वेश्चन रहा है वो ये है कि सपोज कीजिए कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर, यानी आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम को आप दूर कैसे करेंगे, तो बड़ा ही आसान सा इसका हल है। वो हल ये है जो हम ऑलरेडी यहां पर सीख चुके हैं। देखें जो एस्बेस्टॉस वो क्या करता है, OH आयन को अलग रखता है और क्लोराइड आयन को अलग रखता है, यानी एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल करने से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यहां पर एक और प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि जो एनोड है उस पर रिएक्शन कुछ चेंज हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एनोड पर यह रिएक्शन हो सकता है कि बजाय वहां पर
क्लोराइड आयन के जाने के वहां क्लोराइड आयन अगर कम हो गए और OH आयन ज्यादा हो गए तो ऐसा पॉसिबल है, तो OH आयन चले जाएंगे भाई। देखो भाई ये OH आयन चले गए, अब वहां क्या करेंगे, सपोज कीजिए थोड़ा मैं बैलेंस करने की खातिर इसको 4 टाइम्स लिख रहा हूं, आप इसको 4OH नेगेटिव लिख लीजिएगा तो ये आपके लिए आसान रहेगा। अब क्या होगा, ये कितने नेगेटिव आयन है, 1 2 3 4, अगर ये वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या होगा, तो अब ये सारे क्या बन गए OH। अब आप भी सोचो कि ये जी है HHO यानी H2O, इसी तरह ये भी एक H और नीचे वाला OH क्या बन गए 2H2O, तो आपको 2 पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे और बाकी क्या रह गया 2O यानी ऑक्सीजन गैस बन सकती है। यानी यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि बजाय इसके कि एनोड पर बने क्लोरीन गैस क्या बन सकती है ऑक्सीजन गैस, ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, बड़ा आसान है। देखें आपको मैंने शुरू में ये बात समझाई थी, फिर बात कह रहा हूं कि ये एक स्पेसिफिक लेवल है ब्राइन का, अगर ब्राइन इस लेवल से कम होने लगे तो आपको इसे मजीद दाखिल करना पड़ेगा, यानी ब्राइन को यहां तक रखना पड़ेगा ताकि मजीद ब्राइन के आने से मजीद क्लोराइड आयन आ जाएंगे। देखें स्टीम OH आयन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, यानी OH आयन की तादाद में कमी नहीं होने वाली, तो OH आयन की तो कमी नहीं हो है, लेकिन किसकी कमी हो रही है, क्लोरीन गैस के बाहर निकलने की वजह से क्लोराइड आयन की, तो फिर चांस मिलेगा OH आयन को कि वो भी एनोड की तरफ मूव करें। तो चांसेस खत्म करने के लिए हम मजीद ब्राइन दाखिल कर देंगे और इस एक खास लेवल पर ब्राइन को रखेंगे ताकि क्लोरीन गैस ऊपर से निकल के जाती रहे और मजीद क्लोराइड आयन मिलते रहे एनोड को, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। यानी इसको सिंपल आप लिख सकते हैं 4OH नेगेटिव आयन विल गिव यू 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस 2H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास सिंपल से रिएक्शंस थे जो प्रॉब्लम के साथ भी बता दिए गए हैं कि ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इन प्रॉब्लम का आपने क्या करना है, सोल्यूशन निकाल लेना है। अब आगे जी बिल्कुल लास्ट में, और वो बात यह है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यहां से हासिल करेंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस शक्ल में या कितनी प्योरिटी में होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा वो जस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसमें NaCl भी होगा। सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्ट 16% होगा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलने वाला है जस्ट 11%। जी 11%, ये इससे कम है। अब क्या करना है भाई, जाहिर सी बात है हमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप ये चीज लेंगे, इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गर्म हालत में होगा। जब ठंडा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो चीज लेस सॉल्युबल होगी एट लोअर टेम्परेचर वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी, और वो इसमें से कौन है, सोडियम क्लोराइड। यानी जब आप इसे ठंडा करते आएंगे तो होगा कुछ यूं कि देखें ये आपके पास समझ लीजिए एक चाइना डिश है, ठीक है, जब ठंडा किया सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज हो गया और आपने फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा भाई, फिल्टर पेपर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, और जो आपके पास नीचे आएगा वो सॉल्युबल पार्ट है और ये होगा जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलमोस्ट 50% है यहाँ पर, बाकी कुछ पानी की मिकदार भी है। अगर आप इसको मजीद इवेपोरेट करेंगे या कंसंट्रेट करते जाएंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की मजीद मिकदार भी मिलती रहेगी। जितना आप इसको प्योर कर सकते हैं वो कर लें। तो बहरहाल ये था जी हमारा आज का कि नेल्सन सेल के जरिए से किस तरह से हम तैयार करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। आपसे एक यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी लेक्चर्स आप YouTube पे देखते हैं वो YouTube पर देखें, डाउनलोड मत करें, या एटलीस्ट उसको 1 टाइम जरूर देख लें, वरना इससे चैनल को अच्छी रेटिंग नहीं मिलती है। यानी YouTube का एल्गोरिदम ये समझता है कि शायद जब आपने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्या हुआ, आपने इसे बंद कर दिया। एक्चुअली आप तो डाउनलोड लिंक ले लेते हैं और फिर डाउनलोडर से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि YouTube समझता है कि शायद ये वीडियो काम की नहीं है, इसलिए इसकी सजेशंस और इसके इंप्रेशंस रुक जाते हैं और इससे चैनल को परेशानी होती है। और जो हमारी
हार्ड वर्किंग की वर्थ होती है वो हमें नहीं मिलती है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वन टाइम मुकम्मल वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें और यूट्यूब चैनल पर ही देखें, डाउनलोडेड मत देखें। अगर आप डाउनलोड नहीं करें, लेकिन अगर आपको कोई डाउनलोडेड दिखा रहा है या उमैर खान अकेडमी चैनल के अलावा कहीं और आपसे देख रहे हैं, तो यकीनन ये थेफ्ट है, चोरी है, उनका साथ मत दें और इसको ऑफिशियल चैनल उमैर खान अकेडमी पर ही देखें। तो फिर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।